हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट करा दिया हूँ। ये विजन आइस मैगजीन है जनवरी मंथ की, और इसमें मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस शुरू कर रहा हूँ आज से। पहला आर्टिकल है गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट। और आपको पता होगा दोस्तों, मैं PT 365 की भी क्लासेस मैंने कराई हैं, और एक क्लास बची हुई इकोनॉमिक्स की, वो आज हो जाएगी। और आपका कल से इन्वायरमेंट शुरू हो जाएगा। और ये जो है मंथली मैगजीन है जनवरी मंथ की, और इसमें प्री प्लस मेंस दोनों की कंटेंट है। यहाँ प्री और प्लस मेंस दोनों की कंटेंट है। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं जो आर्टिकल्स है उससे। कि पहला आर्टिकल है गुट निरपेक्ष आंदोलन पे। तो न्यूज में क्यों रहा, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसका 19वां शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पे? युगांडा के कंपाला में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि जो शिखर सम्मेलन होते हैं ना, वो भी खासकर नैम के। ठीक है, इसका 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है नैम का, तो ये इम्पॉर्टेंट है। कहाँ हुआ है? तो युगांडा में। और कहाँ पे? युगांडा की राजधानी कंपाला में। ठीक है, कंपाला में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है सवाल, डायरेक्टली ये पूछ देगा कि कहाँ आयोजित हुआ। ठीक, अच्छा, इस वर्ष जो नैम था उसका शिखर सम्मेलन, उसका थीम क्या था? कि साझा वैश्विक समृद्धि में सहयोग के लिए वृद्धि, सहयोग में वृद्धि। ये है कि साझा वैश्विक समृद्धि में सहयोग में वृद्धि, ये थीम था ये। ठीक है, और इसी शिखर सम्मेलन में कंपाला घोषणा पत्र अपनाया गया। कौन सा घोषणा पत्र? तो कंपाला घोषणा पत्र, कंपाला घोषणा पत्र अपनाया गया। अच्छा, इस घोषणा पत्र के तहत क्या क्या बातें हुई हैं? तो जो सदस्य देश थे उसने यूएन को प्राइमरी जो है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के रूप में मजबूत करने के लिए, यानी प्राथमिक तौर पे जो बहुपक्षीय संगठन के रूप में मजबूत करने के लिए उसे प्रतिबद्धता बताई है। और उन्होंने ये बताया है कि अब उन्होंने व्यक्त किया है प्रतिबद्धता कि हम इसको बनाएंगे प्राइमरी बहुपक्षीय संगठन के रूप में। ठीक है, अच्छा, जो सदस्य देश हैं उन्होंने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 है और अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा, उसको एक साकार करने के लिए सहमति दी है। तो आपसे 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि वो आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से। तो सबसे पहले तो ये शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? युगांडा के कंपाला में, ये इंपॉर्टेंट है। थीम उसकी ध्यान देना है, साझा वैश्विक समृद्धि में सहयोग के लिए वृद्धि। कौन सा चीज़ें अब यहाँ पे हुई? तो कंपाला घोषणा पत्र अपनाया गया है, जिसमें 2 बातें की गई हैं। कौन सी? एक तो यूएन को हमें प्राइमरी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के रूप में मजबूत करने हैं। ठीक, दूसरा जो है सतत विकास के लिए एजेंडा, यानी जो इसमें कंपाला घोषणा पत्र में 2 बातें हैं, सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 और अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा। अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा, 4A, ट्रिपल नहीं 4A। ठीक है, अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा, ये किस लिए एजेंडा है? ये एजेंडा जो है सतत विकास के लिए, जो फाइनेंस है ना, फाइनेंस के लिए एक वैश्विक ढांचा देता है कि कैसे हमें जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैं उसको कंप्लीट करने हैं, और उसका फाइनेंशियली पाथ क्या होगा, कहाँ से पैसा आएगा, वित्त प्रवाह कैसा होगा, पॉलिसीज़ कैसी होंगी, उसको सामाजिक आर्थिक जो पर्यावरणीय प्राथमिकताएं उसके किस हिसाब से उसको मैनेज किया जाए। ये सारा जो एजेंडा जो किस में देता है? वैश्विक जो है ये जो ढांचा है देता है अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा। ठीक है, अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा। ठीक, इस वाले जो शिखर सम्मेलन में एक बात और हुई कि जो इस गाजा पट्टी पे जो अवैध इजरायली जो सैन्य आक्रमण है उसकी निंदा भी की गई, और तत्काल और अस्थायी मानवतावादी युद्ध विराम का आह्वान किया गया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, ध्यान देना, नैम पे तो सवाल कितनी बार बने हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी में, ये ध्यान देना पॉइंट को। सूडान जो है नैम का 121वां नया देश बना है। तो कौन? साउथ सूडान। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि नैम में जुड़ने वाला सबसे आखिरी देश, यानी सबसे जो हाल ही में देश कौन जुड़ा है? तो वो है साउथ सूडान। और ये कौन सा देश है? 121वां देश है जो नैम के सदस्य के रूप में ज्वाइन किया है। ठीक, तो पहली बात तो आपको जानना ये है कि नैम क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आप जानो कि गुट निरपेक्षता शब्द है ना, उसका जो उपयोग किसने किया था? VK मेनन ने किया था यूएन में भाषण में 1953 में। ठीक, और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने इसे लोकप्रिय बनाया था नैम शब्द को। तो पहले तो आपने नैम शब्द जान लिया। अब आते हैं हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। तो ये आंदोलन को जानना बहुत जरूरी है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो उसकी उत्पत्ति जो है 1955 में बांडुग, इंडोनेशिया में बांडुग है, उसमें एशिया अफ्रीका सम्मेलन हुआ, और 1955 में इसकी जो है उत्पत्ति मानी जाती है। अब जब नैम जी उत्पत्ति हुई थी तो उस वक्त क्या स्थिति थी? तो स्थिति ये थी कि उस वक्त शीत युद्ध चल रहा था। जो विश्व था वो बाइपोलर वर्ल्ड में डिवाइड था, एक तरफ था USA और था USSR।
ठीक है, यूएसएसआर। दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहे थे, उसके और इसके अलाइन जो कंट्रीज थे, और शीत युद्ध के दौर में ही जो है चरम स्थिति थी। तो जो पूरी दुनिया थी वो दो ध्रुवों में बटी हुई थी, बाइपोलर वर्ल्ड था, ठीक है। तो इसी नाम का गठन हुआ था शीत युद्ध के चरम दौर के समय। क्या हुआ था कि इसका गठन किया गया था। किसने किया था? तो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, दुनिया के अन्य देशों ने जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो इसी के दौरान इसका गठन किया था, जिसमें जो प्रमुख नेता हैं ये पूछता है। जवाहरलाल नेहरू भारत से थे, इंडोनेशिया से सुकर्णो थे, टीटो थे, जोसेफ टीटो, ये कहाँ थे? यूगोस्लोवाकिया के थे, और गमाल अब्देल नासिर थे मिस्र से, और क्वामे नक्रुमा थे घाना से। नक्रुमा कहाँ से थे? घाना से थे। ये नेताओं ने मिल करके नैम के गठन की प्रक्रिया में जो है भूमिका निभाई थी, और ये नैम के सभी संस्थापक सदस्य भी रहे थे, ठीक। इस गठबंधन का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यह था नैम का कि हम जो है, जो दो ध्रुवीय विश्व बटा हुआ है, अब अमेरिका के अधीन नेटो है, और जो यूएसएसआर है उसके अधीन कौन सा है? वार्सा पैक्ट है, ठीक है, वार्सा पैक्ट। तो जो ये पैक्ट बनाए गए थे, ये क्या थे? एक तरह से जो है ढाल थी, और इसी ढाल के अंतर्गत दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, दो देशों, दो गुटों में। और जो नैम कंट्री थे उन्होंने बताया कि हम लोग इन दोनों में से किसी भी देश के सदस्यों के अधीन या किसी भी गठबंधन में हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग अपना स्वायत्त तरीके से अपना विकास करेंगे, अपना बात रखेंगे, ठीक है। हम लोग जो है किसी गठबंधन का साथ नहीं देंगे, इसमें गठबंधन नहीं करेंगे, ये बात यहाँ पे की गई थी। अब इसी के दौरान जो है बांडुक सम्मेलन के दौरान बांडुक के 10 सिद्धांतों को जो है अपनाया गया, और ये बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत के रूप में इसको अपना लिया गया, ठीक। तो जो 10 सिद्धांत थे वो क्या हैं? तो हमें ये देख लेना है। इसमें से कुछ जो सिद्धांत अपनाए गए नैम का मुख्य सिद्धांत के रूप में। तो यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का नैम कंट्री सम्मान करेंगी, ठीक। जो यूएन का चार्टर है और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका हमें सम्मान करना है। जो सभी देश हैं उनकी संप्रभुता का, उनकी सॉवरेनिटी का यानी, और समानता का, और क्षेत्रीय जो अखंडता है उसका हम लोग सम्मान करेंगे। जो यूएन का चार्टर है उसी के अनुसार हमारा जो भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होगा उसका शांतिपूर्ण समाधान होगा। यूएन के चार्टर के तहत जो आत्मरक्षा के अधिकार होंगे उनका सम्मान होगा। किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और संवाद के माध्यम से बहुपक्षवाद और सहयोग को बढ़ावा देंगे। इसके प्रमुख सिद्धांत थे नैम के, ठीक है। अब इसका नैम का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो पहला सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। बेलग्रेड कहाँ पे है? सर्बिया की कैपिटल है वर्तमान में, ठीक। वर्तमान में 121 सदस्य हैं, और सबसे लास्ट में जो सदस्य ज्वाइन किया है वो कौन सा है? साउथ सूडान, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। अच्छा, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो नैम कंट्रीज हैं उसमें नैम जितने सदस्य हैं उसमें 18 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो उसके पर्यवेक्षक भी हैं, यानी कि वो पर्यवेक्षक के तौर पर इनको रखा गया है। महत्वपूर्ण जानकारियाँ ये हैं कि जो नैम की नीति है वो पंचशील के 5 सिद्धांतों के पर आधारित है। पंचशील के 5 सिद्धांत जो हैं वो कब स्थापित हुए थे? तो वो जो है 1954 में भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के सिद्धांत थे, जिसको जो है चीन ने 1962 में तार कर दिया था, ठीक है, युद्ध में। तो ये बात है। अभी आपको ध्यान ये भी देना है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसके पास क्या है कि जो औपचारिक कोई चार्टर, संस्थापक या संधि नहीं है, और कोई सचिवालय भी स्थापित रूप से नहीं है, ठीक है, ये अभी आपको ध्यान देना है। अब ये आपको सब चीज़ें क्या देखनी है? आपने देख लिया आपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो गया, तो अब आता है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें कुछ पूछेगा। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या पूछ सकता है कि वर्तमान में नैम की प्रासंगिकता को बताते उसकी प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख करें, ठीक है, ये सवाल बन सकता है मेंस में। और ये आप उठाओ ना UPYQ उठा कर देखो नैम पे कितने सवाल बने हैं, बहुत सारे सवाल बने हैं, ठीक है। तो वर्तमान में प्रासंगिकता नैम की पूछ सकता है कि वर्तमान के समय में जो विश्व की स्थिति है, विश्व जिस प्रकार से, विश्व व्यवस्था जो है, वर्ल्ड ऑर्डर जिस प्रकार से शिफ्ट हुआ है, और जिसमें उस तरह से उसमें जो है ट्रांजिशनल शिफ्ट हुए हैं, बदलाव हुए हैं, उसमें नैम की क्या भूमिका है? वर्तमान क्या नैम प्रासंगिक है? ये सवाल उठेगा, क्या नैम प्रासंगिक है? क्या नैम जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को वर्तमान में सॉल्व करने में सक्षम है? ये भी सवाल उठेंगे। क्या नैम जो है वो वर्तमान की जो ज़रूरतें हैं देशों की, और जो ग्लोबल साउथ है जिसको ब्रांड लाइन डिवाइड करती है 2 भागों में विश्व को, ठीक है, जो ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश हैं, क्या उनकी आवाज़ बनने में इस वक्त मुखर तौर पे भूमिका निभा सकता है? ये सारे सवाल उठते हैं, ठीक। और ये सवाल आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है
कि वर्तमान में नैम की प्रासंगिकता क्या है, उस कंटेंट को पहले अच्छे से पढ़िए। तो यूएन में सुधार और उसका लोकतांत्रिकरण, यूएन की बात करता है। यूएन में जैसे इस वक्त भी अभी बात हो रही है यूएन में सुधार की, और ये सबसे बड़ा प्रासंगिक मुद्दा है कि किस प्रकार से यूनाइटेड नेशन में सुधार करना है। चूंकि ये क्या है कि समय के साथ जो जरूरतें आई हैं, जो विश्व व्यवस्था में बदलाव आया है, जो वर्तमान में सिक्योरिटी चैलेंजेस आई हैं देशों के समक्ष में, जो देशों के समक्ष संप्रभुता पे खतरा हुआ है, आंतरिक मामलों में दखल पे जिस तरह से जो बढ़ोतरी हुई है, उस पर में यूएन क्या है, यूएन अपनी जो है प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ रहा है। तो ऐसे में यूएन का सुधार जो है सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान में बना हुआ है। तो नैम जो है यूएन में, जो यूएन की जो यूनाइटेड नेशन काउंसिल है, ठीक है, यूएनएससी, इसमें भी सुधार की बात करता है, और इसे क्या करता है, लोकतांत्रिक बनाने की, पारदर्शी बनाने की, और इसमें प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की बात करता है ये नैम। तो इसलिए नैम यूएन के सुधार में सबसे प्रभावी भूमिका निभा सकता है। 121 देश भी हैं, ध्यान देना इसमें, ठीक है। संप्रभुता की रक्षा, अब अभी आपने देखा ना, देशों की संप्रभुता पे खतरा पैदा हो गया। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध, जो इजराइल और जो फिलिस्तीन का संघर्ष, ठीक इसी तरह से अनेक जो ताइवान और चाइना का संकट है। तो इसी प्रकार से ऐसे क्या है कि बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं आप, जहाँ पे क्या है कि संप्रभुता का खतरा हो चुका है देशों के समक्ष। जो नैम कंट्रीज हैं वो बताती हैं, नैम का सिद्धांत ये बताता है कि देश आत्मनिर्णय लेने में, ठीक है, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने में हमें गैर आक्रामकता बरतनी है, और सदस्य देशों की जो भी देश हैं उनकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता की रक्षा के सिद्धांत का समर्थन करता है। तो इसलिए वर्तमान की जो भी कंसर्न है उसमें नैम की ये संप्रभुता की रक्षा वाली जो बात है ना, वो बड़ी प्रभावी चीज है। अच्छा, अब भारत की जो विदेश नीति है वो क्या है, वो भी अभी उसका एक अभिन्न अंग है विदेश नीति का, भारत का नैम। क्यों नैम भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अभी आपके बीच में जब आपने देखा होगा कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, यूक्रेन को नाटो समर्थन कर रहा था, यूएसए और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं खुले तौर पे ये उन्होंने यूक्रेन का सपोर्ट किया। रूस से हमारे अच्छे संबंध हैं, रक्षा पर निर्भरता हमारी है, हमारे आयात निर्यात बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ सवाल उठा कि आप किसका पक्ष लेंगे, ये बड़ी सवाल उठे थे, बड़ी बात हुई थी, ठीक है। तो भारत ने जो है तटस्थता की नीति अपनाई थी इस वाले मामले में भी, ठीक। नैम भारत के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि विश्व की जो स्थितियां हैं, जो विश्व की व्यवस्था है, उसमें भारत को विकसित देश बनने के लिए दोनों पक्षों की जरूरतें हैं, किसी भी पक्ष के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि इंगेज होने का मतलब ये है कि उनके साथ होकर के दूसरे का विरोध करना, ऐसी हमारी आवश्यकता वर्तमान में नहीं है। तो जो भारत की विदेश नीति है वो क्या है कि नैम उसका अभिन्न अंग है, ठीक। क्योंकि नैम में क्या है कि विदेश नीति में कार्रवाई की स्वतंत्रता है। ये अभी आपने देखा होगा कि जब ईरान के साथ जब आपका ये चल रहा था, टेंशन चल रही थी अमेरिका की, तो अमेरिका ने बहुत दबाव बनाया था कि जो ईरान के साथ हमें टोटल व्यापार को खत्म कर दें, ठीक। रसिया से दबाव बनाया यूक्रेन युद्ध में कि रसिया से आप तेल ना खरीदो, ठीक है, रसिया से आप तेल ना खरीदो। लेकिन भारत ने कहा कि हमारा आंतरिक मामला है, ये हमारे ऊपर चॉइस है ना कि हम कहाँ से क्या व्यापार करेंगे। भारत इसके दबाव नहीं आया, बल्कि उसने नैम का सिद्धांत का अपनाया, और जो है हम रसिया से तेल सस्ते दाम में खरीदे हैं। ठीक इसी तरह से जब हमारे प्रधानमंत्री जो हैं जो विजिट करे थे, उन्होंने इजराइल को भी विजिट किया और फिलिस्तीन को भी विजिट किया था पिछली बार, जो आधिकारिक दौरा हुआ था, राजकीय सम्मान जो वहाँ पर मिला था उनको, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा अपना तरीका है, हमारा अपना विदेश नीति है। तो हम अपने स्वायत्तता में, आंतरिक जो आत्मनिर्णय है उसमें हम लोग जो है इसमें सपोर्ट करते हैं अपने आप को, जो है इसमें विदेश नीति में नैम को सपोर्ट करते हैं, और ये हमारा अभिन्न हिस्सा भी है, इसलिए नैम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एकजुट करने की शक्ति, छोटे और विकासशील देशों में जो उपनिवेशीकरण हुआ है, साम्राज्यवाद है, उसको रोकने के लिए नैम अभी भी एक सख्त उपाय के रूप में लागू है। साउथ सहयोग के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये साउथ सहयोग के लिए विकासशील देश हैं उनको एक साथ मंच में लाने के लिए, और जो साझा चुनौतियां हैं उनको मामलों में ये एक मंच देता है। जो भी विकासशील देश हैं वो आकर के इस मंच पे अपनी बात रख सकते हैं, जहां उनको बड़े देशों और बड़े मंचों की आवाज़ की नहीं उठा पा सकते, ठीक है। बहुपक्षवाद और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे इसमें कूटनीति, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और बहुपक्षवाद, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के कीवर्ड्स हैं। आपको आंसर लिखना है तो आपको बहुपक्षवाद लिखना है, मल्टीलैटरलिज्म, कूटनीति लिखनी है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व लिखना है, ठीक है। इन सारे सिद्धांतों का पालन कौन करता है? नैम करता है, ठीक। इजराइल के युद्ध की निंदा करना वर्तमान में भारत ने जो है, और ये भारत ने भी इसको निंदा की है, क्योंकि भारत ने प्रयास किया, निंदा खुली तौर पर नहीं किया, पर इसने प्रयास किया कि युद्ध को रोका जाए, ठीक है। हालांकि इजराइल पे आतंकी जो कार्य किए गए थे उसकी भी भारत ने निंदा की, यानी भारत ने तटस्थता की नीति अपनाए रखी, ठीक।
सक्रिय गुट निरपेक्षता की अवधारणा का बढ़ता महत्व, यानी आप देखो कि अभी निष्क्रिय तटस्थता के बजाय क्या है, एक सक्रिय दृष्टिकोण समाहित है। अब यहाँ आप होती है ना, एक चीज समझ लो, हमें दो तीन चीजों पर ध्यान रखना है। एक होता है गुट निरपेक्षता, ठीक, ये क्या है, एक पॉलिटिकली जो है ना, ये पॉलिटिकली कॉन्सेप्ट है, ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, राजनीतिक अवधारणा है एक तरह से। और हमें तटस्थता या न्यूट्रल तटस्थता रखना, ये क्या है, एक जो है कानूनी अवधारणा है, एक कानूनी बात है, ठीक, कि हम किसी की तरफ नहीं रहेंगे। पर जो गुट निरपेक्षता है पॉलिटिकली है। तो हमने क्या देखा है कि हम जो गुट निरपेक्षता है उसमें दो धाराएं रही हैं। जैसे कि एक था कि निष्क्रिय तटस्थता, यानी हम किसी चीज पे कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, किसी चीज पे हमें जो है हमें मतलब ही नहीं है। जैसे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो भारत एकदम चुपचाप शांति से, हमें कोई मतलब नहीं, अपना तुम लोग लड़ो यार, कोई टेंशन नहीं है, जाओ। अभी भारत क्या है, सक्रिय दृष्टिकोण अपना रहा है। मतलब ये है कि हमें समाधान खोजना, हमें आगे बढ़ करके तटस्थ तो रहना है, मतलब हमें न्यूट्रल रहना है, ठीक है, लेकिन हमें जो है सक्रिय रूप से समाधान खोजना है, जो भी विवाद है, ठीक, हमें चुपचाप देखना नहीं है, विश्व में उसकी हमारी भूमिका को तय करनी है। इसलिए जो है सक्रिय गुट निरपेक्षता की अवधारणा को महत्व मिला है, ठीक। तो ये बात है। अभी चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां ये हैं कि विश्व व्यवस्था क्या है कि जो द्विध्रुवी थी, अब से क्या है, मल्टीलेटरल तौर पे एक तरह से अनेक धरों में, अनेक धुरियों में विभाजित हो गई। जैसे एक तरह से अरब गुट है, इस्लामिक कंट्रीज हैं, यूएसए है, यू है, ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आपका ये हो गया, आपका क्या बोलते हैं, रसिया हो गया, चाइना हो गया, फिर इसके बाद आपके मतलब कुछ अन्य कंट्रीज हो गए छोटे छोटे। तो ये सारे क्या है कि बहुध्रुवी वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तित हो गया है, बाइपोलर वर्ल्ड, ठीक है। अभी क्या है, वर्तमान में क्वाड जैसे, I2U2 जैसे ये जो साझेदारियां हो रही हैं, विकसित हो रही हैं, बहुपक्षीय साझेदारियां अनेक देशों के बीच में, ठीक। क्वाड को आप जानते ही होंगे, ठीक, I2U2 को भी जानते होंगे, भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। और क्वाड में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसमें भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, ठीक। नैम के कई सारे सदस्य क्या हैं, वो समाजवाद और राज्य नियंत्रण के विचारों का समर्थन करते हैं और अमेरिका पर निर्भर है। ये भी बात है, समस्या ये है हमारे लिए। कई सारे जो आसियान जो क्षेत्रीय संगठन हुए, जैसे आसियान हो गया, SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, इनका जो है, और ये क्या है कि रीजनल तौर पे छोटे छोटे जो भी मतलब क्षेत्रीय जो चुनौती आ रही है उसका समाधान अधिक तरीके से कर दे रहे हैं। तो ये भी नैम की चुनौती बन गया है। अनेक प्रकार के जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, महामारी जैसे वैश्विक मुद्दे भी हैं, चुनौती बन रहे हैं। नेतृत्व की कमी है, आंतरिक असहमतियां हैं, वैश्विक मुद्दों पर स्पष्ट रुख नहीं अपना पा रहे, विफलता हो रही है। और एक से अधिक गुटों के साथ गठबंधन का दृष्टिकोण क्या कर रहा है, हमें जो है भू राजनीतिक परिदृश्य के लिए अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है। ये सारी चुनौतियां हैं। तो ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, निष्कर्षता क्या हो सकता है कि निष्कर्षता यह है कि इसमें कि नैम को पुनर्परिभाषित करना है और समकालीन विश्व व्यवस्था में इसे जो है नवाचारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। नैम तो है हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा जब तक जो है विश्व में शोषण होगा, युद्ध होगा, भूखमरी होगी, गरीबी होगा और रोग होंगे, क्योंकि नैम वहाँ पे प्रासंगिक रहेगा। अब एक बात आती है कि नैम बनाना तटस्थता, ये बताया ना कि नैम क्या है, जो है एक जो गुट निरपेक्षता क्या है, राजनीतिक अवधारणा है, राजनीतिक अवधारणा। तटस्थता क्या है, कानूनी अवधारणा है, कानूनी अवधारणा। गुट निरपेक्षता किसी संविधान में राज्य की नहीं लिखी गई है। तटस्थता क्या है, राज्य की नीति का स्थायी गुण हो सकता है। तटस्थता कानूनी है तो वो क्या है कि संविधान में लिखी जा सकती है, ठीक। गुट निरपेक्षता वैश्विक मामलों में सक्रिय भूमिका पर जोर देती है, ठीक, लेकिन जो तटस्थता है और सकारात्मक है, लेकिन जो तटस्थता है वो ऐसे सकारात्मक संबंधों को जरूरी नहीं कि शामिल करे, ठीक है। तो ये आपका नैम रहा। नैम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक। हम लोग अपने दूसरे वाले आर्टिकल पे पढ़ते हैं। तो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन, ये दूसरा वाला आर्टिकल है, इसको हम लोग समझेंगे। तो अभी आप देखो कि हाल ही में जो है IFC IOR यानी कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन, ये है, इसने अरब सागर में जो हाईजैक किए गए माल्टा के जहाज थी उसकी मदद की है, MV रुएन की। तो आपको ध्यान देना है कि IFC IOR क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्या चीज़ें इसमें होती हैं, वो चीज़ पर हमें ध्यान देना है। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन IFCOR, ठीक है। तो दिसंबर वाला आर्टिकल आपको देखना है, इसमें समुद्री व्यापार मार्ग पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कैसे जो है अधिक समस्या हो रही है, और ये आर्टिकल हमें बताया गया इसमें कि समुद्री व्यापार मार्ग पे किस प्रकार से जो है चीज़ें इस यहाँ पे मैनिपुलेट हो रही हैं और क्या समस्याएं हैं, क्या करना चाहिए, क्या कानूनी प्रावधान है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। इसको मैंने पूरा डिटेल से डिस्कस किया है दिसंबर मंथ की मैगजीन में। तो IFC IOR के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2018 में हुई थी, ठीक। और यह सूचना प्रबंधन विश्लेषण केंद्र में अवस्थित है। इसकी मेजबानी भारतीय सेना द्वारा की जाती है। और IMEC जो है यानी सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, हरियाणा में, गुरुग्राम में है, ध्यान देना, ठीक। अब भारत जो है 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई पे,
ठीक, उसमें तुरंत बाद जो है आईमेक यानी कि सूचना प्रबंधन विश्लेषण केंद्र की स्थापना के लिए जो हिंद महासागर के देश हैं उनको एक साथ ला दिया था। ठीक, ये क्या करने के लिए कि इनको जो है भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा इसको संयुक्त रूप से प्रशासित करते हैं, किसको, आईमेक को। और ये करते क्या थे कि समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत ने हिंद महासागर देशों को एक साथ इस मंच पे लाया था। ठीक, उद्देश्य क्या है कि व्हाइट शिपिंग समझौतों का उपयोग करना है और इसका उपयोग करके एक सुसंगत समुद्री स्थिति का निर्माण करना है, जैसे कि जो समुद्री सुरक्षा को मजबूत हो सके। जो वाणिज्यिक और सैन्य व्यापारी जहाज हैं उनके बारे में जानकारियां होती हैं व्हाइट शिपिंग समझौता, यानी कि जो भी हमारे जो ट्रेड वाली जो जहाज़ें होती हैं, यानी कि हमें जो कॉमर्शियल जहाज होंगे, जो इसमें शिप होंगे, कंटेनर होंगे, जो फ्रेट्स होंगे, ठीक है, उस पर इसकी जानकारियाँ होती हैं वाइट शिपिंग समझौते में। तो इसका जो डेटा को निकालते हैं हम लोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। ठीक, इसमें कौन कौन से क्षेत्र कवर किए जाते हैं, तो जो हिंद महासागर का रीजन है पूरा वो कवर होता है इस वाले समझौते में, और निकटवर्ती जो समुद्र क्षेत्र हैं वो भी होते हैं। 26 देशों में 67 लिंकेज भी हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि सभी के लिए कल्याण करना, स्थिर, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध क्षेत्र के लिए ग्लोबल कॉमन को सुरक्षित रखना है। ठीक, यहाँ आपको ध्यान देना, इसमें अब जो IFC IOR है उसमें 12 साझेदार देश हैं। इनके इंटरनेशनल जो लाइजन अधिकारी होते हैं वो तैयार रहते हैं, तैनात रहते हैं। इनका उद्देश्य एकमात्र यह होता है कि हमें जो है प्रासंगिक सूचना देना है, बेहतर सहयोग करना है और समय पे इनपुट दे देना है। 12 साझेदार देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जापान, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, UK और USA। ये सारे क्या हैं जो है, ये सारे जो है 12 साझेदार देश हैं। और ये सभी जो है कहते क्या है कि जो भी शिपिंग जो जहाज होंगी, जो वाइट शिपिंग जहाज यानी कि जो मतलब जो वाणिज्यिक जहाज होंगी, कमर्शियल शिप्स होंगी, उनके बारे में जानकारी देंगे, उनकी डेटा को इकट्ठित करेंगे, ठीक है, और बेहतर सहयोग करेंगे कोई समस्या आती है तो ये बात है। और इसने किया भी है। अभी हाल ही में जो है एक किसकी जहाज़ थी, माल्टा की जहाज़ थी, इसको हाईजैक किया, इसको मदद कर ली थी। 4 सेक्टर बनाए गए हैं, गिनी की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और साउथ ईस्ट एशिया। इन सारे रीजन्स को आपको मैप पे देख जाना है, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान देना है कि मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप भी आयोजित होता है। ये IFC IOR का प्रमुख मंच है, इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, तो ये ध्यान दो। इस सागर का महत्व क्या है भारत के लिए, ये चीज़ हमें जानना है। सागर का महत्व समझेंगे और कैसे विदेशी संबंधों को मौजूदा कर रहा है, ये मजबूत कर रहा है, इसमें चुनौतियां क्या हैं और आगे की राह क्या है वो समझते हैं। तो भारत का महत्व ये है कि सागर का जो पहल है, भारत का सागर पहल यानी हिंद महासागर में भारत की जो समुद्री सुरक्षा है, सभी की सुरक्षा है क्षेत्र में, इसके विकास के लिए जो सागर पहल बनाई गई थी वो उसकी बढ़ावा देता है। ये समुद्री डकैती को, सशस्त्र डकैती को, तस्करी को, गैर कानूनी और अनियमित जो वस्तुएं हैं तो उसकी मत्स्यिकी को, जो अनियमित मानव प्रवास है इस पर नज़र रखता है। लॉजिस्टिक और नौकरशाही प्रक्रियाओं को कम करने में सहायक है, सूचना का प्रसार के लिए माध्यम से, ठीक है, और क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग में, आपदा राहत में, ये सबमरीन की सुरक्षा के संबंधी जानकारियाँ देता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम संबंधी चेतावनियाँ भी जारी करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो ये विदेशी संबंधों को IFC IOR कैसे मजबूत कर रहा है, तो रणनीतिक साझेदारी के रूप में मजबूत कर रहा है। जैसे कि USA और फ्रांस ने इसमें अपने जो अधिकारी हैं उसको गुरुग्राम में जो इसका केंद्र है वहाँ पर स्थापित किया है। तो रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है हमारी देशों के साथ मजबूत हो रही है। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि श्रीलंका के जो है जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे भी जो है निगरानी रडार को स्थापित किया गया है। और इससे क्या हुआ है कि जो पड़ोसी देश होंगे उनको भी जो है डेटा की जो सुरक्षा मिलती है, साथ साथ क्या होगा सूचना तंत्र में उनको भागीदारी मिल जाती है और उनके जो जहाज होंगे उनके संबंधित जो समस्या होंगी, मौसम संबंधी पूर्वानुमान होंगे वो भी यहाँ पे जारी हो जाते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ ये है कि जानकारियाँ साझा करने में चुनौतियाँ कौन सी आ रही हैं, जैसे कि एक मानकीकरण हो, डुप्लीकेट प्रयास हो और अनेक संबंधित जो जुड़े हैं संगठनात्मक मुद्दे, यानी कि जो संगठन के तौर पे जो मुद्दे जुड़े रहते हैं कि मैनिपुलेशन ना हो, डुप्लीकेट प्रयास ना हो पाए ऐसा, ठीक है, इसका एक मानक तैयार किया जाए जो कि डेटा साझाकरण को मजबूती प्रदान करे। इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। डेटा फ्यूज़न और विश्लेषण की समस्या आ रही है, ठीक, विश्वास और समन्वय की समस्या आ रही है। बहुत सारे डेटा को समाप्त करने के लिए बहुत सारी चुनौतियां झेलना पड़ता है, ठीक। अभी कई सारे देश इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके अपने अपने लॉ हैं और वो क्या करते हैं कि वो अपने प्रयासों के अपने ज़रूरतों के हिसाब से उसको रेगुलेट करना चाहते हैं, वो समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में हमें आगे की राह करनी क्या चाहिए, तो हमें जो है पारस्परिक तैनाती को मजबूत करना चाहिए, यानी जो अपने भारत को भी जो अपने अंतर्राष्ट्रीय लाइजन अधिकारी हैं उनको अन्य देशों में भेजना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भारत में अधिकारी हैं और जो भारत के बाहर अधिकारी हैं उनके बीच में संपर्क स्थापित होगा, बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑपरेशन होगा और संवाद बनेगी, तो जाकर के समस्याएं नहीं होंगी।
समन्वय और जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको सक्षम करना है, यानी मानकीकरण को सक्षम करना। किस लिए? सूचना को साझाकरण के पैटर्न को विस्तृत बनाने के लिए, उनका मानकीकृत करने के लिए निरंतर विस्तार करना है हमें इस क्षेत्र का, और उन्नत समुद्री निगरानी करनी है ताकि जो है जहाज है, जो हमारा जो व्यापार है और जो हमारा शिपिंग, जो भी शिप्स आ रहे हैं, ट्रेड वाली शिप्स आ रही हैं, जो असैन्य जो वाले हैं कॉमर्शियल शिप्स हैं, उनकी आवाजाही, मुक्त आवाजाही सुनिश्चित हो सके और ये आर्थिक समृद्धि और देशों के बीच में व्यापार को बढ़ोतरी मिल सके। ठीक है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। तीसरा वाला आर्टिकल आता है बहुत इंपॉर्टेंट, भारत नेपाल संबंध। हालांकि इसको मैंने कई बार पढ़ा दिया है, मंथली मैगजीन्स में ही रिपीट हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। इस पर समझेंगे हम लोग कि भारत नेपाल संबंध के बीच में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, आगे की राह क्या है, क्यों खबर में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं भारत नेपाल संबंधों के बारे में। तो हाल ही में क्या हुआ, 7वीं जो है भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ पर हुई? काठमांडू में आयोजित हुई। भारत और नेपाल ने यहाँ पे अनेक समझौते किए। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है, भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ हुई है? काठमांडू में हुई है, 7वीं बैठक है। भारत और नेपाल ने यहाँ पे अनेक समझौते को स्थापित कर दिया है। तथ्य क्या है कि जो भारत और नेपाल संयुक्त आयोग है उसकी स्थापना 1987 में हुई थी। 1987 में यह आयोग करता क्या है, जो बायलैटरल जो पार्टनरशिप है उसकी जो समीक्षा करने के लिए विदेश मंत्री होते हैं वह दोनों देशों के, उसको एक साझा मंच के रूप में इसको प्रोवाइड करता है भारत नेपाल संयुक्त आयोग। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्य समझौते में क्या क्या शामिल है, तो आप समझो कि देशों के बीच में, यानी कि भारत और नेपाल के बीच में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को सहयोग करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ध्यान देना, रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में सहयोग करने की बात की गई है। नेपाल क्या करेगा, अगले 10 वर्षों तक भारत को 10,000 मेगावाट जो है बिजली का निर्यात करेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, पन बिजली, जो माने कि पानी से बिजली पैदा हो रही है उसका भारत को निर्यात करेगा। ठीक है, नेपाल 10 वर्षों तक। और इसरो ने अपने जो PSLV है उससे नेपाल के मोनाल उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले डेटा कि जो PSLV है इसरो का, ठीक है, ये क्या करेगा, मोनाल उपग्रह, मोनाल सैटेलाइट है किसका? नेपाल का, उसका जो है ये प्रक्षेपण करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1950 में जो है ये हस्ताक्षरित भारत नेपाल शांति और मैत्रिता संधि जो थी दोनों देशों के बीच में संबंधों का आधार बनी है। और ये संधि क्या है, दोनों देशों के बीच में खुली और सीमा और लोगों के मध्य नातेदारी और संस्कृति के घनिष्ठ संबंधों को प्रदर्शित करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये मेंस में लिखना आपको बहुत जरूरी होता है कि 1950 में भारत नेपाल के बीच में शांति और मित्रता संधि हुई थी, जो क्या है बनाती है, जो दोनों देशों के बीच में ओपन जो बाउंड्री है इसका एक आधार है। इसी संधि के माध्यम से खुली सीमा रखी गई और लोगों के मध्य में जो है नातेदारी और संस्कृति का घनिष्ठ संबंध, यानी कि आप देखे होंगे उत्तराखंड के जो हमारे भाई बंधु हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, वहाँ शादियाँ नेपाल में होती हैं और वह नेपाल की भी शादियाँ कुछ यहाँ पे इंडिया में होती हैं। तो मतलब नातेदारी का संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है और हमारा एक तरह से पारिवारिक संबंध भी नेपाल के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, इसका आधार क्या है, भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि 1950। तो अभी भारत और नेपाल के बीच में सहयोग के क्षेत्र क्या है, ये आप मेंस के आंसर राइटिंग में जब लिखोगे ना तो ये आपको काम आएगा, चुनौतियां काम आएंगी क्योंकि पूछता है, आगे की राह काम आएंगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देने हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको आप फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं। भारत और नेपाल के मध्य जो सहयोग के क्षेत्र हैं तो आप लिखोगे सहयोग के क्षेत्र, भारत और नेपाल के बीच में फ्लो चार्ट बनाओ 4 और यहाँ पे पॉइंट बनाकर लिख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हो। तो भारत और व्यापार और विकास, यानी कि व्यापार और निवेश में भारत नेपाल का प्रमुख विकास भागीदार रहा है और भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। इस डेटा को आपको याद रखना है। विदेशी निवेश का जो स्रोत भारत ही है नेपाल में। ठीक है, दोनों देशों में जो व्यापार घाटा है वो भारत के पक्ष में है, यानी भारत जो है यहाँ पे अधिक जो है निर्यात करता है नेपाल पे। ठीक, ध्यान देना। कनेक्टिविटी और विकास से दारी ये है कि भारत क्या करता है कि जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में क्या करता है, ये भारत को नेपाल की मदद करता है। भारत जो है नेपाल में सड़क सुधारने कार्य, सीमा पार रेल संपर्क, समग्र आर्थिक सहायता, इन सारे माध्यम से सहयोग को उपलब्ध कराता है। ठीक, भारत में 3 जो है ट्रांसमिशन गलियारे भी इसको फाइनेंस कर रहा है भारत, जिसके लिए $880 मिलियन की ऋण सहायता भारत ने दी है। जिसमें 3 गलियारे कौन से, भेरी गलियारा, निजगढ़ इनारुआ गलियारा और गंडक नेपालगंज गलियारा, इसके लिए भारत ने फंडिंग किया है। 2023 में भारत के रूपईडीहा और नेपाल के नेपालगंज में ट्विन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे। जून 2023 में ही पारागमन की संशोधित जो संधि, इस पे भी जो है हस्ताक्षर हुए और यह भारत के नेपाल को जो है भारत का अंतर्देशीय जलमार्ग है उनको तक पहुंच प्रदान करेगी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समझो भारत नेपाल संबंध अगर आपको पूछता है आंसर्स में
तो इसको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एकदम ताज़ा ताज़ा है कि पारागमन की जो है, मतलब कि आवागमन की जो है ये संशोधित संधि जो साइन की गई थी, जिसमें क्या बनाया गया कि जो नेपाल है वो भारत में जो अंतर्देशीय जल यानी नदियों के माध्यम से भी जो है जल मार्गों तक उसका इस्तेमाल कर सकता है और उस व्यापार कर सकता है, अपने यहाँ जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, इसकी एक्सेस हो गई। अब आता है हम लोग का चौथा वाला, दूसरा वाला, राजनीतिक सुरक्षा। राजनीतिक और सुरक्षा यानी जो राजनीतिक सहयोग भारत देता है उसमें उच्च स्तरीय जो यात्राएं आयोजित होती हैं, नेबरहुड फर्स्ट नीति है भारत की, और उसी के तहत क्या है कि नेपाल हमारी प्राथमिकता वाला भागीदार देश है। ठीक, रक्षा सहयोग में है कि भारत की जो थल सेना है उसमें गोरखा रेजिमेंट है, नेपाली सैनिकों की भर्ती होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान देना, संयुक्त वार्षिक सैन्य अभ्यास है, कौन सा, सूर्य किरण, किससे होता है, हमारा नेपाल के साथ होता है, और आपदा सहयोग भी आयोजित होते हैं। मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मंच हैं, वहाँ पे भी भारत जो है नेपाल को BBIN, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, भारत नेपाल का जो संगठन है, बिम्स्टेक है, ठीक है, बिम्स्टेक, गुट निरपेक्ष आंदोलन, सार्क, इन सारे मंचों पर सहयोग करता है। और नेपाल भी भारत के जो भारत वाला जो नेतृत्व है ISA, इंडियन जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें नेपाल शामिल हो चुका है। ठीक, तो ये हमारे जो रणनीतिक जो और बहुपक्षीय सहयोग है वो भी बढ़ रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो भारत और नेपाल के बीच में 1971 में समझौता हुआ था विद्युत विनियमन वाला, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे विद्युत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। ठीक, तो भारत जो जल विद्युत सहयोग को बढ़ावा भी दे रहा है, और आप नीचे हम लोग देखेंगे जल विद्युत कैसे बढ़ावा मिल रहा है। तो आपने ऊपर ये देखा होगा इस समझौता क्या हुआ है कि भारत को 10 वर्षों तक जो है नेपाल 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। ठीक है, तो ये भी एक क्या है कि भारत जो है अपना ऊर्जा के माध्यम से भी संबंधों को बढ़ा रहा है। अन्य क्षेत्र यह है कि संस्कृति दोनों के बीच में जो गहरा जुड़ाव है। स्वदेश दर्शन योजना जो है उसके तहत बौद्ध और रामायण सर्किट जैसे घटक हैं। नेपाल के लुम्बिनी और जनकपुर जैसे जो धार्मिक शहर है वहाँ पे भारत को जोड़ते भी हैं। आपदा प्रबंधन में भारत ने नेपाल की मदद की थी 2015 में, जब भूकंप आया था तो ऑपरेशन मैत्री चलाया था। जब कोविड था तो कोविडशील्ड की आपूर्ति के लिए वैक्सीन मैत्री पहल की संयुक्त की थी, आयोजन किया था नेपाल को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो भारत और नेपाल के संबंधों को विविधतापूर्वक दर्शाते हैं। ठीक, अभी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, मुद्दे हैं भारत और नेपाल के संबंधों में, उसको हम लोग देखते हैं क्योंकि ये सवाल तो पूछेंगे ही। तो सीमा विवाद है। नेपाल ने सरकार ने 2020 में एक अपना मैप जारी कर दिया जिसमें लिम्पिया लेक, काला पानी और लिपू लेक, लिम्पिया धुरा, लिपू लेक और काला पानी, इन तीनों जो क्षेत्र हैं भारतीय, इनको जो है नेपाल के राज्य क्षेत्र में दर्शा दिया था। इसके बीच में इसके बाद भारत और नेपाल के बीच में तनाव अधिक उत्पन्न हो गया था। ठीक, चीन का प्रभाव बहुत अधिक इस पर पड़ रहा है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें भारत में जो नेपाल है उसने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित की है और आर्थिक भागीदारी, तो इससे भारत के टेंशन्स बने हुए हैं। ठीक है, विश्वास में कमी हो रही है। कई सारे जो भारत की निर्माणाधीन परियोजना उसमें क्या है कि नेपाल की राजनीति भी संचालित है, भारत का जो कुछ कार्यप्रणालियाँ भी दिक्कत कर रही हैं। तो इसमें क्या है कि जो धीमी प्रगति है ना कार्य योजनाओं की, वो समस्या कर रही हैं, ट्रस्ट डिफिसिट हो रहा है। सुरक्षा संबंधी कमियां, मुद्दे आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे क्या है कि खुले सीमा है तो अवैध तस्करी होती है, हथियार, आतंकवादी, जाली नोट, तमाम चीज़ें जो सुरक्षा जोखिम है। गोरखा संबंधी मुद्दे भी हैं। नेपाल सरकार ने भारत की थल सेना के गोरखा रेजिमेंट के नेपाली गोरखाओं की भर्ती को रोक भी दिया है। ठीक है, अग्निपथ योजना के लिए जो ये हालांकि नेपाल की इसमें आरोप है कि जो अग्निपथ योजना है वो इसमें गोरखाओं की भर्ती नहीं हो पा रही है। तो ये नेपाल ने आरोप भी लगा दिया कि अग्निपथ योजना के माध्यम से क्या हुआ कि ये त्रिपक्षीय समझौता उसका उल्लंघन हुआ है। शांति और मित्रता की संधि भी जो है ये समस्या कर रही है। ठीक है, कई सारे इसमें विवाद भी हुए हैं क्योंकि वर्तमान और समय के अनुरूप इसमें संशोधन नहीं हुआ है, तो ये भी दिक्कत है। ठीक, और एक चीज़ और आप लिख लो, यहाँ नहीं लिखा है, बिग ब्रदर सिंड्रोम। नेपाल जो है भारत को बिग ब्रदर सिंड्रोम के माध्यम से देखता है, यानी कि बड़े भाई जो इस तरह से प्रभुत्व होता है ना, प्रभुत्व यानी भारत चाहे तो एक तरह से सहमा, डरा सहमा और अपने प्रभावशाली देश के रूप में देखता है, जो हमारे मैनिपुलेट कर सकता है राजनीतिक जो और पॉलिटिकली जो है। ठीक है, पॉलिटिकली जो है मैनिपुलेट कर सकता है आर्थिक तौर पे, तो इसलिए सिक्योरिटी के तौर पे एक चैलेंज के रूप में भारत को देखते हैं। तो बिग ब्रदर सिंड्रोम के जो एक धारणा ये भी है, जो भी समस्या है। तो ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, ये चीज़ हमें देखना है। तो सीमा विवाद के लिए एक हमें द्विपक्षीय तंत्र को अपनाना है। ठीक, बिम्स्टेक और जैसे सार्क जैसे जो अन्य मुद्दे हैं, BBIN है, इनके लिए बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करना है और जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, क्षेत्रीय सुरक्षा, इन सारे हितों को साथ लेना है। सीमा विवाद को एकदम तरीके से अपना लो, इसको ख़त्म कर देना है। हवाई कनेक्टिविटी वृद्धि करनी है जो कि नेपाल के लिए बहुत आवश्यकता है इसकी, और हमें मैत्री संधि को जो संशोधित करके वर्तमान में जो आवश्यकता है उसको पूरा करके, जो भी दिक्कतें हैं उसको समाप्त करके संशोधन करना चाहिए और जल विद्युत सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं नेपाल की आधार बन सकती हैं भारत के साथ व्यापार को
मतलब उसको स्थिर करने में और व्यापार को बढ़ाने में। ठीक है, ये समस्याएं हैं और इसको दूर करना चाहिए, ऐसे आगे की राह हो सकती है। हम लोग इसमें दूसरा चीज़ ये देख रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच में जल विद्युत सहयोग क्या है, और उसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा ये वाले। इसके बाद हमारा आज की क्लास खत्म हो जाएगा। तो भारत नेपाल के बीच में जल विद्युत सहयोग देखो, तो नेपाल में बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, जहाँ से भारत जो है, अभी आपने देखा होगा कि भारत ने समझौता भी किया है कि 10 सालों तक हमको 10,000 जो है मेगावाट तक बिजली हमें सप्लाई करनी है। ठीक है, तो कौन कौन सी परियोजनाएं, क्योंकि यहाँ से क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र में नदियाँ निकलती हैं, तेज धारा में यहाँ पे निकलती हैं और बड़ी मात्रा में जल यहाँ पे जो होता है कि वो प्रवाहित करती हैं, तो इसलिए यहाँ पे पनबिजली परियोजनाएं काफ़ी अधिक विकसित हैं। ठीक है, भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक फायदा भी है। तो सेती नदी परियोजना है, पश्चिमी सेती, अपर कर्णाली, कुफेत कर्णाली, अरुण है, लोअर अरुण है, तमोर है, अपर अरुण है, अरुण 3 है, तामकोसी, बूढ़ी गंगक और मुगु कर्णाली, ये सारी जो है परियोजनाएं हैं जो यहाँ पे संचालित होती हैं। सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? मुगु कर्णाली। इसमें जो है कितना होता है? 1920 मेगावाट की बिजली जो है उत्पादन होता है। ठीक, तो भारत और नेपाल ने अभी बताया कि विद्युत निर्यात से समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कि 10 वर्षों तक भारत को 10,000 मेगावाट की बिजली का निर्यात करेगा। कौन? नेपाल करेगा भारत को। ठीक, तो इसमें क्या है कि कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो देखो यहाँ पे पश्चिमी सेती परियोजनाएं हैं, कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध है, महाकाली नदी संधि है, अपर कर्णाली है, अरुण है, ठीक है, फुकोट कर्णाली है, लोअर अरुण है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है कि ये जो विद्युत परियोजनाएं हैं जो भारत में नेपाल में जो है ये संचालित होती हैं और यहाँ से बिजली का निर्यात होता है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र होता है बिजली का। तो आप ये समझो कि भारत के लिए इस सहयोग का क्या महत्व हो रहा है। तो भारत के लिए जो ये समझौता हुआ है 10 वर्षों के लिए 10,000 मेगावाट का बिजली निर्यात करेगा नेपाल, तो उसका भारत का क्या महत्व है? तो भारत को द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने में मजबूत स्तंभ है एक तरह से। ऊर्जा की मांग को ये पूरा करेगा। चीन एक फैक्टर बन गया इसमें, चीन जो फैक्टर बन रहा है तो उससे चीन को संतुलित कर सकता है भारत इस मामले में। ठीक है, और नेपाल के लिए क्या है कि नेपाल को तकनीकी विशेषज्ञता मिल जाएगी और संरचना का विकास मिलेगा उसको, भारत में निवेश करेगा तो। ठीक है, भारत का निवेश करेगा जब भारत वहाँ पे जो जल विद्युत परियोजनाओं में, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, निर्यात का राजस्व उसको बढ़ेगा। ठीक है, एक राजस्व का आय का स्रोत बन सकता है। अभी क्या है कि जल विद्युत के विकास में जो चिंताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो प्राकृतिक बाधाएं हैं। जैसे इसमें क्या है कि बहुत सारे भूवैज्ञानिक विशेषताएं हैं नेपाल की, यहाँ पे डेटा का अभाव है, नदियों में तलछट जमा बहुत अधिक होता है, गाद अधिक होती है। ठीक है, ये समस्याएं होती हैं जल विद्युत में वहाँ परियोजना स्थापित करने में। और संरचना का अभाव है कि जल विद्युत के लिए जो भी परिवहन सुविधा है, पर्याप्त पहुंच है, बिजली की निकासी है, इसके लिए ग्रिड नहीं है, ट्रांसमिशन ग्रिड जिसके माध्यम से बिजली का निर्यात होगा, उन सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले डेवलप करना होगा, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। चीन से जो समस्या हो रही है, चीन क्या है कि भारत नेपाल में जो चीनी कंपनी द्वारा जो भी संचालित होते हैं विद्युत परियोजनाएं, उससे भारत खरीदने के लिए अनिच्छुक है। ठीक, ग्रिड और तीसरे पक्ष की पहुंच के लिए कोई तंत्र नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई विनियामक तंत्र नहीं है, और जल साझाकरण से जुड़े मुद्दे भी हैं। अगर मान लो बांध बन जाता है तो फिर समस्या आएंगी। ठीक, तो ये भी होता है। तो आगे की राह यह है कि लचीला और प्रभावी बुनियादी ढांचा हमें बनाना चाहिए, हमें ट्रांसमिशन नेटवर्क को खुद का विकसित करना चाहिए और हमें संबंध जो है उसको विकसित करना है, हमें संबंधों को बढ़ावा देना है, दीर्घकालीन सहयोग के रूप में जल विद्युत को देखना है और हमें क्षेत्रीय और सहयोग स्थिरता को ये बढ़ावा देना चाहिए इसके माध्यम से, और अधिक से अधिक कवरेज हो और भारत भूटान नेपाल बांग्लादेश का जो मंच है उसका उपयोग करके इन परियोजनाओं को जो है क्षेत्रीय भागीदारी इसके बढ़ाई जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली आज की क्लास में। क्लास मतलब प्रेजेंट करने का तरीका कैसा लगा आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। और विजन का जो PT 365 है, कल से हम लोग इन्वायरमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। एक क्लास बचा हुआ इकोनॉमिक्स का, वो आज मैं करा दूंगा और कल से हम लोग इन्वायरमेंट वाले शुरू कर देंगे। तो PT 365 को पढ़ते रहिए आप लोग प्रीलिम्स के लिए। ये तो कंटेंट है, इसमें प्रीलिम्स में और मेंस दोनों के लिए है, बहुत डिमांड थी इसलिए मैंने पढ़ा रहा हूँ। और हालांकि एक अपडेटेड PT 365 आएगा, उसमें माध्यम से आपको जो है जनवरी से अप्रैल का भी जो है कंटेंट वो करा देंगे प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, धन्यवाद।